चलिए, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारा डिस्कस किया था आप सभी लोगों के साथ कि जेनेटिक्स क्या होता है, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन, और उन डेफिनेशन के अंदर जो टर्म्स निकल के आ रहे थे वो भी मैंने आपको सारे समझाए थे। ठीक है, और उन टर्म्स में दो टर्म्स आपके रह गए थे, दो मैं आपको काफी डिटेल में समझा चुकी थी। एक तो जो क्रोमोसोम था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, और दूसरा जीन्स था उसके बारे में भी हम आराम से पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब जो अदर जो टर्म्स आपके बचते हैं, एक तो था डीएनए, और दूसरा जो टर्म था वो था क्या, वेरिएशन। तो आज हम डीएनए और वेरिएशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, तो चैप्टर आपको पता ही है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स यूनिट का अपना फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें से 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा आपके फर्स्ट टर्म में। तो आइए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के बारे में अगर हम बात करें, तो डीएनए की जो डिस्कवरी है, ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी न्यूक्लियन के फॉर्म में सबसे पहले हुई थी। किसके फॉर्म में हुई थी? न्यूक्लियन के फॉर्म में हुई थी, NUCLEIN, न्यूक्लियन के फॉर्म में हुई थी। और कब हुई थी? आपकी 1869 में हुई थी। और फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है उसको खोजा था, और उस न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद जो इस न्यूक्लिक एसिड को स्पेसिफिक डीएनए नाम कब दिया गया? तो जो डीएनए नाम दिया गया वो कब दिया गया? 1953 में। ठीक है, और किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसे जो डीएनए है इसका 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले देखा था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो सबसे पहले किसने खोजा था? तो वो किसने 3D स्ट्रक्चर सबसे पहले खोजा था? वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, अब आइए, और डीएनए के बारे में अभी इसका जो पूरा डिटेल्ड फीचर है, मींस क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं प्रेजेंट होता है, वो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर इसकी जो बेसिक्स है वो समझा रही हूँ कि डीएनए का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले देखा था किसने? आपके वॉटसन एंड क्रिक ने। और इन्होंने ये इसे देखा किससे था? बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, जिस मेथड से देखा था वो मेथड कौन सा था? बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से इन्होंने देखा था। मेथड का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो वास्तव में ऑटो रेडियोग्राफी था, ये आपके दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विलिकिंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। ठीक है, कौन दो साइंटिस्ट थे? मॉरिस मॉरिस विलिकिंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। ठीक है, वास्तव में हुआ क्या था, जो रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिकिंस हैं, ये एक्सरे से क्या कर रहे थे? ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे थे। कौन सी रेज का यूज करके? आपकी एक्स रेज का यूज करके, और ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे थे। तो जब ये ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे थे तो इन्हें कुछ 3 डायमेंशनल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किसके अंदर दिखाई दिया? आपका जो सेल है, आप जानते हैं ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। तो इस पर जब ये एक्स रेस, कौन? ये दो साइंटिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको कितने सारे साइंटिस्ट के नाम मैं बता चुकी हूँ, दो ये हैं, दो ये हैं, और डीएनए को जिसने न्यूक्लियन कहा था वो एक आपके पांचवें साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए को न्यूक्लियन सबसे पहले किसने कहा था? उसी के फॉर्म में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और वो कौन थे? आपके फ्रेडरिक मिशर थे। तो जब इस पर स्पेशली जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस पर वो एक्सरे आपका डाल रहे थे,
तो यहाँ पर इन्हें कुछ 3 डायमेंशनल इस टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये दिखाई तो दे गया किसे, मॉरिस विलिकिंस को, लेकिन वो वास्तव में इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि आखिर है क्या। तो इनके ही कुछ कलीग्स थे जिनमें कि आपके वॉटसन एंड क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा अरे ये तो डीएनए है, और वास्तव में इन्होंने क्या कहा, क्या किया, उस डीएनए को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, वो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है, उसका कौन से बॉन्ड होते हैं, स्टेबल है अनस्टेबल है, इस तरीके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सब के बारे में डिटेल में बाद में स्टडी की किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। यानी कि एक्सपेरिमेंट वास्तव में जो कर रहे थे वो रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विलिकिंस कर रहे थे, और उसे जो पहचानने का अगर आप पूरा क्रेडिट दिया जाए तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को पहचानने का पूरा क्रेडिट जाता है वॉटसन एंड क्रिक को। इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक ने पहचाना और उसके बाद उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर की डिटेल में स्टडी की, इसीलिए उनको बाद में नोबेल प्राइज दिया गया था। बात समझ गए इतनी? तो चलिए आपके लिए 5 नाम काफी इंपॉर्टेंट, काफी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो डीएनए है, कौन है अपना डीएनए। ठीक है, डीएनए से मिलकर क्या बना होता है, डीएनए का कुछ कंडेंस्ड पार्ट होता है। ठीक है, डीएनए का कुछ कंडेंस्ड पार्ट होता है जो फॉर्मेशन करता है किसका, जीन्स का। ठीक है, आपने अभी कल मैंने पढ़ाया था कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, जीन्स। और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर कौन प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। अब ये जीन्स किससे मिलकर बनी है, तो ये जीन्स जिससे मिलकर बनी, अगर इसे निकाला जाए तो ये जिससे मिलकर बनी होती हैं वो क्या होता है आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मींस डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो खैर सभी को पता होगा, बहुत छोटी सी बात है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, डीएनए से मिलकर क्या बना होता है आपका, जीन्स बनी होती हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म जीन्स। और जीन्स के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जीन्स किसे कैरी करती हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती हैं। यानी कि आप एक इतने बड़े क्रोमोसोम से चले, उस क्रोमोसोम्स के बाद जीन में आए, अब जीन के अंदर भी आप घुस गए कि जीन में आखिर क्या प्रेजेंट होता है। तो जीन में आपको पता चल गया क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए से मिलकर बनी होती हैं जीन्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और डीएनए के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जो डीएनए है। ठीक है, डीएनए ध्यान रखिएगा केवल एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता होगा 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स है वो 2 टाइप के हैं। ठीक है, एक तो कौन से हैं, हेरिटेबल, हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और दूसरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आता है, आपका पेरेंट्स से। ठीक है, ये पेरेंट्स से और किस में आता है, ऑफस्प्रिंग में आता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, और इन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, जीन। और जीन किससे बना होता है, डीएनए से। यानी कि इन टोटल आप कह सकते हैं हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डीएनए। ठीक है, जीन तो है लेकिन जीन भी किससे मिलकर बनी है, जीन भी तो डीएनए से मिलकर बनी है ना। तो डीएनए ही आपका हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक को लेके आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, देखे है ना, जैसे कि आपका कलर और आपकी मदर का कलर सेम है, आपकी हाइट और आपके फादर की हाइट सेम है। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, आपका जो बालों का टेक्सचर है और आपकी मदर का बालों का टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम है। मीन्स जैसे आपके हेयर कर्ली है तो आपकी मदर के भी हेयर कर्ली थे, यानी कि आप में जो ये कर्ली हेयर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से आया, मदर से आया। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट्स से आपके अंदर आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ही कहलाते हैं हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक। और इनको कौन लेके आता है, ये क्रोमोसोम के जरिए आते हैं।
क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होता है और इन कैरेक्टरिस्टिक को हमारे अंदर एक्सप्रेस कौन करता है, डीएनए एक्सप्रेस करता है, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक की जो कोडिंग है वो डीएनए के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में रह के आपके क्या किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में लर्न किए जाते हैं, रह के सीखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हिंदी में बोलते हैं उपार्जित लक्षण, मींस जिन्हें आपने अर्जित किया है, बाहर से आपने जिन्हें बाहर से सीखा है, इन्वायरमेंट में रहते हुए सीखा है, वो कहलाते हैं आपके कौन से, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोई भी जीन रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। एक है आपकी इंटेलिजेंसी, ठीक है, क्या है आपकी इंटेलिजेंसी, और दूसरी है आपकी नॉलेज। ठीक है, आपको दोनों वर्ड लगभग सिमिलर, एक दूसरे के सिनोनिम्स लगेंगे, लेकिन है नहीं। एक क्या है आपकी इंटेलिजेंसी और दूसरी है आपकी नॉलेज। ये दोनों कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, आप जानते हैं? ये दोनों कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, जरा आंसर हमें बता दीजिए अगर आप जानते हैं कि इंटेलिजेंसी और जो नॉलेज है ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक में आप इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े आपके। एक्वायर्ड, वैष्णवी एक्वायर्ड, और कोई बोलेगा कुछ? प्रीति एक्वायर्ड, कुसुमलता एक्वायर्ड, नम्रता एक्वायर्ड, ओके ठीक है। आंसर फिर से गलत है। क्या कसम खा रखी है जेनेटिक्स में आंसर गलत ही करना है। हाँ सुनो, कौन सा है आपका, इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी इज अ हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंसी क्या है आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना। आपका जो इंटेलिजेंसी है, आप इंटेलिजेंट हैं, बुद्धू हैं, ये एक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, और आपकी जो नॉलेज है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए आपसे मैंने ध्यान दिला दिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंसी और कैरेक्टर जो आपका नॉलेज है, इन्हें एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है कि अलग अलग ग्रुप में, तो इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जो इंटेलिजेंसी है ये हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मींस अगर आप, और हाँ सुनिएगा, इंटेलिजेंट और नॉलेज होना दोनों अलग अलग बात है ना। तो सुनिएगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट का मतलब है उनका दिमाग कितना शार्प है। मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं भी है, तब भी वो बहुत जल्दी रास्ते याद रख लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वो कोई एक चीज उन्हें समझाइए बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट होना। आपको पता है जो कबीरदास जी थे, जिन्हें आप हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, आप समझ सकते हैं कि उनमें पीएचडी भी होती है, लोग उनके दोहों से पीएचडी करते हैं। आप जैसे 11th-12th के बच्चे कबीरदास जी के दोहे हिंदी में पढ़ते हैं, एग्जाम में पास होते हैं। कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए थे, जानते हैं? तो फिर उन्होंने ये सारे दोहे वोहे क्यों लिख दिए, कैसे लिख दिए, यानी कि वो इंटेलिजेंट थे। वो क्या थे, इंटेलिजेंट थे। जो वो देखते थे वो अपने आप ग्रेस्प करके, और उन्हें एक बार किसी से शायद लिखते पढ़ते देख लिया, और वो अपनी सभी चीजों को क्या करने लगे, लिखने लगे। तो जरूरी नहीं है कि जो बंदा स्कूल जाए वही इंटेलिजेंट हो, अनपढ़ लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, समझ गए ना। तो यही है कि इंटेलिजेंट एक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है नॉलेज। नॉलेज आप इन्वायरमेंट में रह के क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप डॉक्टर्स बनेंगे, तो ये क्या है, ये आप अपनी मदर के यूट्रस से जब निकले थे तो डॉक्टर की डिग्री लेके तो नहीं निकले होंगे कि हाँ भाई ये बच्चा हुआ है ये पक्का डॉक्टर बनेगा। तो उसने क्या किया, उसने वो सारी स्किल्स कहाँ पर सीखी, इन्वायरमेंट में रह के सीखी। ठीक है, तो कब सीखी, हाँ जब वो इंटेलिजेंट रहा होगा तभी सीखी होगी। ठीक है, तो जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है, जो आप बाहर से अर्न करते हैं, लर्न करते हैं, एनवायरमेंट में रह के सीखते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी नॉलेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉलेज को इधर मत कर दीजिएगा कि भाई उसमें बहुत नॉलेज है, वो पीएचडी के बच्चों तक को पढ़ा देता है, मतलब वो इतनी नॉलेज रखता है।
अगर ये नॉलेज वाला था कहानी, अगर हेरिटेबल होती तो आप पता कभी नहीं पढ़ते। अगर नॉलेज हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक होती तो आप कभी नहीं पढ़ते। पता, आपके जो पेरेंट्स कहते बेटा पढ़ ले, 12th में बोर्ड देना है, आपका एक सिंपल सा सीधा सा रटा रटाया आंसर होता, काश आप पढ़े होते। तो हम तो अपने आप ही पढ़ लेते, क्योंकि नॉलेज हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक होती तो, समझ गए ना। अगर हमारे पेरेंट्स क्या हैं, एमबीबीएस होते तो हम भी एमबीबीएस डिग्री लेके ही पैदा होते, समझ गए ना। अगर नॉलेज हेरिटेबल होती, लेकिन नॉलेज हेरिटेबल नहीं है। हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटेलिजेंसी है। पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो 80% चांसेस होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, लेकिन अब वो इंटेलिजेंसी वो किधर लगाते हैं, चोरी उचक्कागिरी में लगाते हैं या पढ़ाई में लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। आपको पता है ना कि एक बार मैं इस बारे में डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि जो टेररिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो उनका एम अलग होता है। इंटेलिजेंट का मतलब है वो कितने सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह वगैरह करा के बॉम्ब तक बना लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें वो कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट और नॉलेज होना एक डिफर बात है, और एक हेरिटेबल और दूसरा आपका एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, समझ गए इतनी बात। तो ये हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करूं में से। आइए, ठीक है, चलिए आपका डीएनए में खैर अभी शुरुआत में इतना ही है, सेकंड चैप्टर है, उसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। अब आते हैं वेरिएशन, लास्ट वाला कल ये रह गया था, वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब नॉर्मल है, डिफरेंसेस क्या है आपका, डिफरेंसेस मींस इसका मतलब क्या है, वेरिएशन का बायोलॉजी के टर्म में या डिफरेंसेस का बायोलॉजी के टर्म में क्या मतलब है, मीन्स सेम जीन्स होते हुए भी, ठीक है, मीन्स या फिर आप कह सकते हैं सेम स्पीसीज होते हुए भी अगर दो ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो डिसिमिलैरिटीज प्रेजेंट है, डिसिमिलैरिटी शो हो रही है, इस डिसिमिलैरिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझाती हूँ, वेरिएशन क्या होता है, सेम स्पीसीज में क्या होना, डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट तो नहीं बोलेंगे, एक डिफरेंसेस वर्ड ही रखिए, सेम स्पीसीज में शो होने वाले डिफरेंसेस को ही हम वेरिएशन कहते हैं। और ध्यान रखना, अगर मैंने सेम स्पीसीज वर्ड यूज कर लिया है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो सेम स्पीसीज में जो डिफरेंसेस कॉज हो जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जैसे आपके घर में आप हैं और आपके भाई बहन है, ठीक है, आप और आपके भाई बहन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, इनफैक्ट क्रोमोसोम नंबर तो हम सभी में सेम है, आपके अंदर भी अगर आपके भी एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम जितने लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, हम सभी के एवरी सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जितने जीन्स आपके अंदर प्रेजेंट है उतने ही जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर भी हम लोग क्या हैं, हम दो लोगों की क्या शक्ल एक सी कभी देखी है आपने, इनफैक्ट जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनकी शक्ल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस बना होता है। तो वही मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके भाई बहन है, ठीक है, आपके भाई बहन है, यानी कि पेरेंट्स आपके और आपकी बहन के कैसे हैं, दोनों के सेम है, फिर भी आपकी बहन के कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अलग है, तो यही क्या है, यही तो वेरिएशन है। ठीक है, सेम स्पीसीज, इनफैक्ट सेम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग होने पर भी जो डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, उन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। बात समझ गए होंगे आप, वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो सेम स्पीसीज में कॉज होने वाले डिफरेंसेस को ही हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, लिखी दिया मैंने, डिफरेंसेस इन सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज में प्रेजेंट डिफरेंसेस को ही क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। और ये वेरिएशन अच्छा है या बुरा है, तो ध्यान रखिएगा, जो वेरिएशन है, वेरिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मैं बता देती हूँ ऐसे भी, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है,
एक इम्पोर्टेंट टर्म है किसमें, आपका बायोलॉजी में। बायोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि इसी से क्या होता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और एक और था आपका जो चार्ल्स डार्विन का था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और दूसरा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये दोनों चीजें इसी वेरिएशन पर डिपेंड रहती हैं। मैं फिर से कह रही हूं, ये इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि वेरिएशन से आपका पूछा जा सकता है कि वेरिएशन के लिए वेरिएशन से क्या फायदा होता है। ठीक है, 3 आपके गलत आंसर होंगे, एक सही आंसर होगा, और वो सही आंसर में ये फॉलो करता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को, बिल्कुल करता है। ये फॉलो करता है किसे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को, बिल्कुल करता है। ठीक है, ये बायोलॉजी के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, बिल्कुल है। ये इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। क्या, वेरिएशन। एक छोटा सा टर्म वेरिएशन इन 4 प्रिंसिपल के लिए जरूरी है। कैसे है, फटाफट से सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले है आपका इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता ही क्या है, एक तरीके के बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी नहीं करते, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये डिफरेंसेस किससे क्रिएट होते हैं, ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन का अगर हम मीनिंग की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन लास्ट से लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था, किसका, जेनेटिक्स का। लेकिन इस साल जो इवोल्यूशन चैप्टर है वो जेनेटिक्स से नहीं है, मींस आपका आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिलेबस में नहीं है इवोल्यूशन, केवल यहाँ पर वेरिएशन में कुछ इवोल्यूशन के टर्म्स हैं, वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, न्यू स्पीसीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना ही कहलाता है इवोल्यूशन। बात इतनी आप समझे होंगे। ठीक है, मींस नई स्पीसीज बन रही है। जैसे हम कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे, मींस हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो कौन थे, बंदर थे, मंकी थे। मंकी में चेंजमेंट आया, ओरेंगुटैंग बने, गोरिल्ला बने, क्रोमैग्नन ह्यूमन बने, निएंडरथल ह्यूमन बने, होमो इरेक्टस बने, जावा ह्यूमन बने, फिर जाके होमोसेपियंस बने, मींस हम लोग बने। तो ये धीरे धीरे जो इतने सारे मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ये है क्या, यही तो इवोल्यूशन है। ये जो मंकी है, मंकी आर कन्वर्टेड इनटू ओरेंगुटैंग, देन आपके गोरिल्ला, देन चिंपैंजी, देन जावा ह्यूमन, देन क्रोमैग्नन, देन निएंडरथल, देन होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, रामापिथिकस एंड होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये क्या है, जो अलग अलग मैंने आपको नाम सुनाए हैं, ये एक दूसरे में चेंजमेंट हुआ। मंकी इसमें चेंज हुआ, फिर जो उसमें चेंज हुआ नेक्स्ट में। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। और ध्यान रखिएगा, अधिकतर इवोल्यूशन से जो नई स्पीसीज बनती है वो काफी एडवांस डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है। ठीक है, इवोल्यूशन से जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है वो काफी डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली स्पीसीज होती है। तो ये वेरिएशन ही तो आए थे, आप में और बंदर में अंतर है ना, तो ये अंतर हुआ और इसी से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। यानी कि वेरिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यहां से, इस वाले पॉइंट को वेरिएशन से जोड़ नहीं पाते। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत सारे लोग वेरिएशन से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को नहीं जोड़ पाते। तो बहुत इजी है खैर, लेकिन नहीं होता तो नहीं होता उनसे। तो सुनिएगा, है क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में डार्विन्स थ्योरी पढ़ी होगी। इन्होंने आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऐसे कुछ आपके प्रिंसिपल्स दिए थे। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अर्थ पर एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट समझते हैं ना, अर्थ पर सरवाइव करना है, तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। किससे स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और दूसरा स्ट्रगल उसे करना पड़ेगा अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से। किससे? अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब आप कहोगे अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म तो सेम होंगे। कहाँ से सेम होंगे? आपको अभी जस्ट बताया, एक ही पेरेंट्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेम नहीं होते, उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। और उन वेरिएशन में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक लिए होगा ऑर्गेनिज्म, वही आपका सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, फिर से समझाती हूँ मैं से। सुनो, मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक डॉग है, एक बिच है, ठीक है, उसके 6 ठीक है, 6 पपीज है, 6 पिल्ले हुए उसके। अब 6 पिल्लों में से आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे कूकू करते खूब सारे गली में पिल्ले हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 6 पिल्ले हैं, गर्मियां आते आते से उनमें 2 या 1 पिल्ला ही सरवाइव कर पाता है। तो मान लीजिए अगर 2 पिल्ले सरवाइव कर पाए, 6 पिल्ले पैदा हुए थे, तो 4 पिल्ले कहाँ चले गए? 4 पिल्ले मर गए। यानी कि वो क्या है, वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाए। वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाए। और स्ट्रगल कौन कर पाया? जो कि हट्टे कट्टे पिल्ले थे, जिनमें की कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक पहले से ही प्रेजेंट थे। वो क्या कर गए? स्ट्रगल कर गए इन्वायरमेंटल कंडीशन से ही, अपनी ही स्पीसीज के जानवरों से, और वो क्या हो गए? आपके स्ट्रगल कर गए और अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? 6 महीने बाद भी शो कर रहे हैं। उसके 4 भाई बहन तो मर गए, लेकिन 2 पिल्ले जो आपके बचे, वो क्या कर रहे हैं? वो 2 पिल्ले क्या कर रहे हैं? अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। बात समझ में आई? जैसे आपने एक कटोरा भर के दूध रख दिया घर के बाहर, ठीक है, वो 6 पिल्ले आए पीने लगे, ठीक है, तो उनमें जो तगड़ा वाला पिल्ला होगा, आपने खूब देखी होगी मार कुटाई कुत्तों पिल्लों की, ठीक है, जो तगड़ा वाला पिल्ला आएगा ना, वो जो मरगिल्ले से पिल्ले हैं, एक की टांग टूटी यूं चल रहा है, एक खजेला है, कान खजवा रहा है, ठीक है, दूसरे की कीचड़ में लिसाप होता है, एक वैसे ही मरगिल्ला सा, तो उन सबको दांत दिखा के भगा देगा, है ना? देखा होगा ना? तो उन सबको क्या होगा? दांत दिखा के भगा देगा। तो 4 पिल्ले तो डर के मारे भाग गए, भाई साहब ये तो हमें काट लेगा, है ना? वैसे वो लंगड़े लूले से हैं, तो वो भाग गए। अब उसमें से कितने बचे? 4 में से, सॉरी 6 में से 4 को 2, मतलब एक तगड़े पिल्ले ने भगा दिया। लेकिन उसमें एक चालाक और है, उसने क्या किया? कटोरे में हाथ मार दिया, ले पी अब। तो इससे क्या हुआ? कम से कम उसने स्ट्रगल तो किया, और उसने स्ट्रगल किया तो क्या हुआ? दूध फैल गया, और दूध फैल गया तो तगड़े को तो मिला ही मिला, कुछ बहके जिसने हाथ मारा था उसे भी मिल गया, और 4 तो वो क्या चले गए थे? डर के मारे भाग ही गए थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ पर केवल वही सरवाइव कर सकता है जो स्ट्रगल करता हो। मीन्स या तो शांति से खा लो, नहीं मिल रहा तो यार फैला दो, फैलने पर जरूर मिल जाएगा उस पिल्ले की तरह। ठीक है ना? तो वही है। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन पर डिपेंड करता है कि उन 2 पिल्लों में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि उसके 4 भाई बहनों में नहीं थे। अब आते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। समझ ही गए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इससे, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस से। ठीक है, जो फिट था वही सर्वाइव कर पाया 6 महीने बाद। पिल्लों की कहानी बता रही हूँ, ठीक है, 2 फिट पिल्ले थे वही आपके सर्वाइव कर पाए, और जो मैंने बताया लंगड़े थे, खुजेले थे, और वो कौन कौन से थे, है ना, नाली में गिरे पड़े हुए से थे, तो वो क्या हुए? वो फिट नहीं थे, खाना नहीं मिला, उनके भाई बंधु जो बहुत तगड़े थे वो उन्हें डराते धमकाते रहे, फाइनली वो 4 क्या हो गए? खत्म हो गए। और सरवाइव कौन कर पाया? जो ऑलरेडी फिट था। ठीक है, और फिट कैसे बना था? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट था अपने 4 अलग भाई बहनों से। ठीक है, जो 4 भाई बहन थे उनसे कुछ अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तभी वो कैसे हो पाए? आपके डेवलप हो पाए और अपने आप की एग्जिस्टेंस को शो कर पाए, और एक फिटेस्ट की तरह एक अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारे पॉइंट जोड़ सके हैं किससे? वेरिएशन से। समझ गए बेटा? है ना? पसीना आ गया, पंखा चल रहा है फिर भी। समझ गए? ओके। और पिल्ले कैसे लगे भाई? कौन सा वाला पिल्ला सबसे अच्छा लगा? जल्दी से बताना। तगड़ा वाला, चालाक वाला, खुजैला वाला, वो लंगड़ा वाला, या एक और था कौन सा जो नाली में गिर पड़ा था? चालाक पिल्ला। ओहो, हाँ भाई, चालाक पिल्ला अच्छा लगा। सही है ना? सही है। वैसे तो मिलता नहीं, उसने लास्ट कोशिश कर दी, फैला दिया, अब तो फैलेगा ही, अब तो मिलेगा यार, बहेगा दूध तो मिलेगा ही। आ जाओ।
ओके, देखो सबको एक ही पिल्ला पसंद आया जिसने दूध फैलाया था, है ना, चालाक पिल्ला सबको पसंद आया, है ना। स्ट्रॉन्ग पिल्ला तो वो था ही स्ट्रॉन्ग, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, दूध फैला दिया। चलिए आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, वो मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आज, क्योंकि आप जब तक डेली स्टडी नहीं करेंगे जेनेटिक्स, आप खुद समझ रहे होंगे कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल पड़ते हैं, डार्विन कनेक्ट हो जाते हैं एवरी पॉइंट से आकर, है ना। चलो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी आंसर देंगे, सोएगा नहीं कोई। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मैंडल। ओके, सही है। वैष्णवी, प्रीति, कुसुमलता, चिराग, रौनक, है ना। कौन से, कौन है? ग्रेगर जॉन मैंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए दूसरा आंसर बताइएगा हमें, मैं पूरा पूछूंगी, जो मैंने पढ़ा दिया एक्सप्लेन कर दिया है, समझ रहे, आज का और कल का भी। ये बताइएगा, हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी? हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वैष्णवी बेटा आंसर गलत है, शिम्मी, सिम्मी का आंसर सही है। ठीक है, एक ही आंसर सही आया, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अपने नाना जी हैं भाई, एक तो बड़ी मम्मी के थे और एक छोटी मम्मी के थे, और एक अपने थे। अपने नाना जी कौन है? थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखो। थियोफ्रेस्टस कौन है? अपने नाना जी हैं, और अपनी नाना जी मीन्स बॉटनी के, अपनी कौन है? बॉटनी है। तो थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आप बताइएगा, व्हाट यू मीन बाय ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन से आप क्या समझते हैं? अब इंग्लिश वाली मत कह देना कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट यू मीन बाय ट्रांसलेशन? जल्दी से आंसर। What you mean by translation? Formation of protein from RNA. When RNA form protein, बिल्कुल सही है वैष्णवी। और कुसुम बेटा गड़बड़ है, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन अगर आप बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो भाई, आरएनए से प्रोटीन, प्रीति ठीक है। शिल्पी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, आरएनए फ्रॉम प्रोटीन। रौनक, प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, है ना। कौशिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना कहलाता है ट्रांसलेशन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? देखो सोया तो करो मत, आंसर दिया करो। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए। ओहो, नम्रता उल्टा लिख दिया, ये टू और फ्रॉम का भाई थोड़ा सा अंतर रखिए, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सभी को मिला के जो प्रोसेस बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन सिंथेसिस से एक्सप्रेशन होता है किसका? जीन्स का। ठीक है, तो याद हो गया होगा आप सभी को आई थिंक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। ओके ठीक है, टाटा बाय बाय।